नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी। इनको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आधुनिक कहानी अथवा नई कहानियों के विषय में। अब जब हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक हमने अपनी चैनल पे पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको हिंदी साहित्य की आधुनिक सभी गद्य विधाओं, नाटक, निबंध, उपन्यास सभी के विषय में विस्तार से बताया था। जब कहानी के विषय में आपको बताया था तो हमने पढ़ा था प्रेमचंद पूर्व की कहानियाँ, प्रेमचंद युग की कहानियाँ और प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियाँ, यानी प्रेमचंद की बाद की कहानियाँ। उसमें हल्का सा एक जिक्र आता है नई कहानी का, और विभिन्न धाराएं इस वर्तमान समय में कहानी की नई नई धाराएं चल रही हैं, जैसे कि अकहानी, सचेतन कहानी, जनवादी कहानी। विभिन्न सारी धाराएं हैं जो कहानी की अंतर्गत चल रही हैं। जैसे पद्य में वाद चले, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। तो उसी प्रकार इन प्रत्येक जो कहानी के भाग हैं इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जब भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी करते हैं तो केवल हम उतना ही पढ़ते हैं प्रेमचंदोत्तर कहानी, या जैसा कि मैंने आपको बताया उनको 3 भागों में विभाजित करके हम पढ़ लेते हैं। लेकिन इसको दोबारा से मैं ये वीडियो आपके समक्ष क्यों प्रस्तुत कर रही हूँ अलग से इसलिए क्योंकि इन वीडियो में, यानी कल की क्लास एक हो गई है और आज आपकी कहानी से संबंधित दूसरी क्लास है ये, इन वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नई कहानियों के विषय में पढ़ेंगे। पहले कहानियों का विकास कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां हुई, किस किस युग में किस प्रकार की कहानी लिखी गई, यह सब कुछ हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने प्लेलिस्ट में नहीं देखा हो तो हिंदी साहित्य का इतिहास करके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आदिकाल से लेके आधुनिक काल और आधुनिक काल की समस्त पद्य विधाएं, जिसमें प्रगति, प्रयोगवाद, सभी द्विवेदी युग वगैरह सभी, और सारी गद्य विधाएं जिसमें नाटक, निबंध, सब कुछ उसमें आपको उपलब्ध है। आप जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, आसानी से वहां से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में वहां पे आपको बताया गया है। लेकिन अब बात करेंगे हम, अब जो कक्षाएं कर रहे हैं कहानी से संबंधित, उसमें सिर्फ नई कहानियों के विषय में बात करेंगे, यानी इतिहास के उस पक्ष के विषय में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया है। लेकिन शुक्ल जी की मृत्यु से पूर्व ही हो गई थी 1929 में, तो ये जो बाद का काल है इस पर नई नई बुक्स आ रही हैं, लेकिन हम सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, और जो वर्तमान में प्रश्न पूछे जाते हैं वो नई कहानी पे आधारित होते हैं। साथ ही यूपीएससी के सिलेबस में जनवादी कहानियां करके, नई कहानी करके लगा हुआ है, विभिन्न आंदोलन लगे हुए हैं, नेट परीक्षा में भी पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसको विस्तार पूर्वक हम इन कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि नई कहानी का विकास किस क्रम में हुआ। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो वीडियो उपलब्ध है वो है कहानी के विकास किस क्रम में हुआ, और अब हम इस कक्षा में बात कर रहे हैं नई कहानी के विषय में कि नई कहानी का विकास किन परिस्थितियों में हुआ। ऐसी क्या परिस्थिति रही कि कहानी में एक व्यापक बदलाव आया लिखने में, कहाँ से वो समाज के वो कौन से कारण, परिस्थितियां रहे जिनके कारण बदलाव आया, और यदि बदलाव आया तो नए लेखकों की कहानियों में किस प्रकार के बदलाव आए, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे, ताकि परीक्षा में, चाहे आप एमए की परीक्षा दे रहे हो या आप स्टेट लेवल पे कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो जिसमें मेंस में आपको डिटेल में चीज़ें लिखनी है, तो प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा नई कहानियों से। अथवा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी है। ठीक है, अब नई कहानी के विषय में जान लेते हैं। देखिए, संक्षिप्त में पहले हम जानेंगे कि नई कहानी की परिस्थितियां क्या क्या रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या क्या हुआ। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति और जो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था कि बहुत सालों का अंतर हो, ऐसा नहीं था। तो उसके व्यापक प्रभाव पड़े समाज पे भी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो सभी जो परिवर्तन है वो परिलक्षित होते हैं साहित्य में। नई प्रत्येक युग की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। वर्तमान की विशेषताओं को हम रीतिकाल में या भक्ति काल में नहीं देख सकते। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि आधुनिक कहानियों को यदि आप समझना चाहते हैं तो आपके एमए के पाठ्यक्रम में, साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में लगी हुई आधुनिक कहानियां, जैसे कि राजेंद्र वर्मा की टूटना,
उषा प्रियंवदा की वापसी, मन्नू भंडारी जी की यही सच है, कृष्णा सोबती जी की बादलों के घेरे में, ये सब जो नई कहानियां ये चैनल पे मैं आपको प्रतिदिन उपलब्ध करवाती रहती हूँ, ताकि आपको कहीं भी खोजने की या भटकने की जरूरत नहीं पड़े और ना ही आपको अतिरिक्त रुपए खर्च करने पड़े इन पुस्तकों के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। संक्षेप में, स्वातंत्र्य युग के में भारतीय जीवन में परिवर्तन के विभिन्न रूपों को हम इन घटनाओं में देख सकते हैं। भारत विभाजन, मूल्यहीनता का प्रथम आघात, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो सुंदर स्वप्न युवा वर्ग सजाए बैठा था, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी स्वतंत्रता के लिए, वो स्वतंत्रता मिली भी, सभी के मिले हुए प्रयासों से वो स्वतंत्रता हमें मिली, लेकिन वह सुंदर स्वरूप भारत माता का जो सुंदर जो चित्र युवाओं ने अपने मन में अंकित कर रखा था, वह वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। सबसे पहला कारण क्या रहा? भारत विभाजन, मूल्यहीनता का प्रथम आघात। दूसरा कारण रहा 1962 का चीनी आक्रमण, जब भारतीय राष्ट्र की अस्मिता पर आघात था और 62 का हम युद्ध हार गए, तो ये जो नेहरू जी की जो चीनी भाई भाई वाली ये सारी चीजों पर उसका असर पड़ा। ये सब जो स्वप्न थे वो ध्वस्त हो गए और यथार्थता के धरातल पे लाके खड़ा कर दिया समाज को इस युद्ध ने। और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, देखिए विभाजन हुआ भारत का, दूसरा देश बना और वो दूसरा देश इतना शक्तिशाली अपने आप को समझने लगा कि वो भारत पर ही आघात कर देता है, आक्रमण कर देता है। इन सब का व्यापक प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनमानस पर और साहित्य पर। अब सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन हुए वो क्या क्या हुए? पारिवारिक विघटन शुरू हो गए, परस्पर संबंधों में परिवर्तन हुए, सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हुआ सामाजिक बदलाव के अंतर्गत, नारी की नई स्थिति, सेक्स टेबूज का टूटना, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, शोषण आदि में वृद्धि, मध्य वर्ग का उदय और उसका अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये सब चीजें किसमें देखने को मिल रही थी? सामाजिक जीवन में ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे थे। औद्योगिकरण हो रहा था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, आधुनिकीकरण हो रहा था, महानगरीकरण की प्रक्रिया हो रही थी क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में जाने लगे महानगरों के। राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा आदर्शहीनता चरम पर पहुंच गई थी। मुक्तिबोध की कविता पढ़ी थी हमने, भूल और गलती, तो वो भ्रष्टाचार और आदर्शहीनता का एक साक्षात नमूना हमारे सामने है। फ्रायड, मार्क्स, सार्त्र जैसे चिंतकों का देश के बौद्धिक चिंतन पर प्रभाव तथा भौतिकवाद के प्रति आग्रह, इससे संबंधित हम पढ़ चुके हैं मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस, है ना। अति बौद्धिकता का प्रभाव इन सब को, और जितना भी लेखक वर्ग था, साहित्यकार वर्ग था, सभी ने पाश्चात्य विचारकों को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो नई नई गद्य विधाएं अभी विकसित हो रही थी, वहां अपने चरम उत्कर्ष पर वो पहुंच चुकी थी, वहां वो सब कुछ पहले से हो चुका था। वहां से प्रेरणा करके गद्य की विधाएं धीरे धीरे यहाँ हमारे जो देश में वो अब विकसित होने लगी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि गद्य विधाओं का विकास हमारे यहाँ 1850 के बाद, भारतेंदु के जन्म के बाद ही हम मानते हैं, और अधिकतर गद्य विधाओं का जन्म भारतेंदु के युग में ही हुआ है। ये सारी जानकारी हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ चुके हैं। संक्षेप में मैंने आपको ये सारे बिंदु बता दिए, और देखिए डिटेल में भी ये बिंदु इस बुक में दिए हुए हैं, लेकिन आप सभी लोग डिटेल में पढ़ना पसंद नहीं करते हो। आप सब लोगों को शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, जितना जरूरी है बस उतना ही पढ़ना चाहते हो आप। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपके कमेंट आ जाता है कि मैम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाइए। फिर भी अगर किसी को भी लग रहा है कि उसकी परीक्षा में काम आ सकती हैं ये चीज़ें, विस्तार से वो पढ़ना चाहे तो कमेंट कर सकता है। मैं विस्तार से दोबारा इसके केवल परिस्थितियों पे वीडियो बना दूंगी। बाकी संक्षेप में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब बढ़ते हैं आगे। स्वातंत्र्योत्तर कहानीकार की कथा दृष्टि में परिवर्तन। अब जानेंगे कि ये नई कहानियां किस प्रकार लिखी गई और क्या क्या परिवर्तन आए। हिंदी कहानी के प्रारंभिक काल में कथाकार की दृष्टि घटनाओं तथा पात्रों के माध्यम से किसी नैतिक आदर्श तक पहुंचने की रही। ये हम प्रेमचंद युग के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद की कहानियों में भी यद्यपि सामाजिक समस्याओं तथा जीवन के यथार्थ के प्रति पूर्ण जागरूकता दृष्टव्य है, तथापि वे किसी सामाजिक आदर्श को सामाजिक या पारिवारिक यथार्थ के बीच स्थापित करते हैं। किंतु उनकी अंतिम दौर की कहानियों में कफन, पूस की रात आदि में प्रेमचंद आदर्शवाद के कैंचुल को उतारकर जीवंत यथार्थ के धरातल पर आ जाते हैं। आदर्शवाद से कहाँ की ओर आ जाते हैं प्रेमचंद? यथार्थ की ओर। वस्तुतः प्रेमचंद्र की ये यथार्थवादी कहानियां ही हैं जिनमें वे मानव को उसके यथार्थ परिवेश में चित्रित करते हैं। स्वातंत्र्योत्तर कहानीकार की जीवन दृष्टि का आधार है।
यानी कहीं ना कहीं से साहित्यकार प्रेरणा लेता है। तो प्रेमचंद की इन जो कहानियों का जिक्र आया है, उसकी रात और कफन, इनके माध्यम से वो प्रेरणा लेते हैं। बाद के साहित्यकार यथार्थता की प्रेरणा लेते हैं। प्रेमचंद के पश्चात यशपाल की दृष्टि भी सामाजिक यथार्थ तथा विसंगतियों को केंद्र में रखकर कहानी रचना पर केंद्रित रही। किंतु यशपाल की कहानियों में प्राय यह देखा जाता है कि वे किसी अवधारणा को केंद्र में रखकर कहानी बुनते हैं। परिणाम स्वरूप यशपाल आदर्श के स्थान पर किसी विसंगति अथवा किसी विचार से जुड़े दृष्टिगोचर होते हैं। इससे यशपाल अपनी कहानियों में तीखा व्यंग तो छोड़ जाते हैं, पर मानव प्रतिमा को वे उसके परिवेश के साथ समग्रता के साथ नहीं उभार पाते। यद्यपि पर्दा जैसी कहानियां अपवाद स्वरूप हैं, जिनमें यशपाल ने मानव को उसके परिवेश की यथार्थ क्रूरता के साथ चित्रित किया है। और पर्दा मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। तो आपको यह भी चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी कहानियां, उसमें मिल जाएगी, अवश्य ही आप पढ़िएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जितनी भी हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियां हैं हो सकती हैं, वो धीरे धीरे करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, ताकि आप लोग भी उनसे जीवन में सीख ग्रहण कर सकें। परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो भी आपका 100% सही हो। जीवन में भी यदि आप किसी अवसाद या डिप्रेशन में, तो इन कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्तियों की जिजीप्सा बनी रहती है, जीवन शक्ति का उनमें संचार होता रहता है कठिन से कठिन परिस्थितियों में। यदि प्रेम से संबंधित आपके मन में असमंजस है तो कहानी कल ही मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को, यही सच है। पढ़ रही थी या पढ़ा रही थी, देखिए हम और आप दोनों साथ साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो आप भी उसको सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा मैं बताती रहती हूँ, प्रत्येक कहानी प्रेरणा देती है। तो ऐसी बेहतरीन कहानियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। बल्कि इसमें जितनी अच्छी अच्छी कहानियों का जिक्र आएगा उनके बारे में हम देखते चलेंगे कि किस कहानी से क्या सीख मिलती है। जैनेन्द्र, अज्ञेय तथा ईलाचंद्र जोशी कहानियों में व्यक्ति मन की यात्रा करते हैं। हम सभी जानते हैं। इसमें एक नाम और आप लिख लीजिए, सुदर्शन जी, क्योंकि परीक्षा में देखिए पूछा जाता है सुदर्शन, यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग तो जैसी भी है, इतने साल हो गए ना लिखे हुए। चलिए, ये चारों की चारों मनोविश्लेषणवादी कथाकार है, बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में पूछा जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। लिख लीजिए, कहानियों में व्यक्ति मन की यात्रा करते हैं। किसकी? मन की यात्रा करते हैं। तथा इन लेखकों की कहानियों में सामाजिक यथार्थ तथा परिवेश बहुत क्षीण है। जैनेन्द्र ने तो एक दार्शनिक मुद्रा के साथ व्यक्ति की संक्रांत मनः स्थिति का उजागर करना चाहा है। अज्ञेय जैनेन्द्र की तरह अपनी कहानियों में अवधारणाओं तथा जीवन निष्कर्षों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस काल के लेखक जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, ईलाचंद्र जोशी परंपरागत मूल्यों, जीवन संस्कारों और स्वीकृत मान्यताओं से इतने संबद्ध रहे कि बदलाव को स्वयं सहज रूप में स्वीकार नहीं कर सके। इसलिए ये नए संदर्भ से ठीक ठाक जुड़ नहीं पाए। तथापि अज्ञेय की रोज कहानी प्रेमचंद की परंपरा से अलग किंतु उच्च कोटि की कहानी है। तो देखिए, ये यशपाल के विषय में पहले आपने समझ लिया कि परिवर्तन क्या आते हैं प्रेमचंद के युग के बाद। कि प्रेमचंद जो आदर्शवादी कहानियां लिखते हैं, देखिए नमक का दरोगा, बाल बच्चों के लिए अगर कहानियों की बात करूं मैं हिंदी लेखकों में, तो प्रेमचंद की कहानियां काफी कुछ प्रेरणादायी रहती हैं ना। तो लेकिन यशपाल थोड़े से अलग लिखने की कोशिश करते हैं कि किसी विचार से संबंधित वो कहानियां, समाज की कोई विसंगति है उस पर वो लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यथार्थ को पूर्ण रूप में जैसा है उसको उसी रूप में व्यक्त नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आदर्श कहानियों में आ जाता है, लेकिन उसका अपवाद कौन सी कहानी है? पर्दा। अब इसके बाद के जो लेखक हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय, ईलाचंद्र, ये भी नए युग के ही लेखक हैं, लेकिन ये फिर भी सामाजिक बंधनों को तोड़ पाने की हिम्मत इन लेखकों में भी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये नैतिकताओं का पालन करते हैं, बाकी यथार्थ को वर्णित करते हैं, नए युग बोध के अनुसार कहानी लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटके हुए हैं। अब इसमें अज्ञेय की एक कहानी है रोज, जो कि नेट परीक्षा के सिलेबस में, अब आप लोग कहोगे मैडम नेट परीक्षा के सिलेबस में जो है रोज नामक कहानी नहीं है। भाई, इसका नाम बदल दिया गया था और बाद में इसका नाम रख दिया गया था गैंग्रीन। ये तो है ना आपके कोर्स में, ये वही गैंग्रीन कहानी है जिससे संबंधित प्रश्न, जिसकी मुख्य पात्र है मालती, और उससे संबंधित प्रश्न जो दिसंबर से पहले वाली जो नेट परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी हम चैनल पे अपने पढ़ेंगे। कहानी प्रेमचंद की परंपरा से अलग किंतु उच्च कोटि की कहानी है, जिसमें मानव प्रतिमा का बाहरी परिवेश तथा मानसिक परिवेश पूर्ण सघनता के साथ साकार हो उठा है। इस कहानी में चित्रित मानव प्रतिमा की मानसिक एक रस्ता, अकेलापन,
टूटन और बाहरी परिवेश जन्य ऊब का जितना सजीव चित्रण हुआ है उतना इससे पूर्व किसी कहानी में नहीं हुआ था। यह कहानी भी स्वातंत्रोत्तर कहानीकार की कथा दृष्टि का एक आयाम माना जा सकता है। यानी पहली अपने पूरे युग से अलग तरीके की कहानी कौन सी थी? रोज। उसके बाद बहुत से कथाकार हैं, महिला कथाकारों ने विशेषता जो कहते हैं ना, जो भुक्तभोगी होता है वो ज्यादा बेहतर कर पाता है ना, जिसने जाके पैर ना फटी विवाही सो का जाने पीर पर आई। तो महिलाओं ने जिस टूटन, जिस घुटन और जिस गंदे माहौल का सहा है ना, उतना ही महिला कथाकार मुखर होके आई हैं आधुनिक काल में, और वो पूरी सशक्तता के साथ लिखती हैं, यथार्थता के साथ प्रस्तुत करती हैं। शारीरिक प्रेम हो अथवा मानसिक प्रेम, दोनों ही दृश्य वो पूरी यथार्थता के साथ अपनी कहानियों में प्रस्तुत कर पाती हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है। लेकिन पहली जो कहानी जो लीक से हटकर लिखी गई वो रोज थी इस हिसाब से, ठीक है। अकेलेपन, टूटन, बाहरी परिवेश, जन ऊब, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। आगे देखते हैं। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात के कथाकार की दुनिया सर्वथा एक नई दुनिया थी। कथाकार की भी दुनिया नई थी, क्योंकि जैसे ही भारत विभाजन हुआ उस सब के बाद जो दंगे हुए, दंगे फसाद, देशों का विभाजन, लोगों के घर परिवार टूट गए, लोगों के अपने बिछड़ गए, माओ से बच्चे बिछड़ गए, भाई बहन बिछड़, मतलब काफी हृदय विदारक जो दृश्य हुआ। उसके बाद जो सरकारों की असफलता रही, दंगे हुए जगह जगह, और उसके भी परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सब समाज में एक इस तरीके का वातावरण उत्पन्न हो गया कि भारत माता का, जैसा कि मैं पूर्व में कहा, जो चित्र आंखों से जो स्वप्न देखा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब कहानियों का वर्ण्य विषय बना। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात के कथाकार की दुनिया नई थी। स्वतंत्रता मिलते ही शताब्दियों की दास्तां ही नहीं टूटी। ध्यान देने योग्य, बहुत अच्छी पंक्ति है। शताब्दियों की दास्तां ही नहीं टूटी, बल्कि नैतिक आर्थिक मूल्यों के विघटन की, संक्रमण की विडंबनाओं और मानवीय संकट ने तत्कालीन मध्य वर्गीय जीवन को भी तोड़ दिया। यानी मध्य वर्गीय जीवन के जो कुछ नैतिकताएं, नियमन थे वो सब टूट टाट गए। उसने व्यक्ति, समाज और राष्ट्रीय स्तर पर बनते बिगड़ते संबंधों, अवधारणाओं, मान्यताओं, परिस्थितियों, वैचारिक आदर्शों के बीच जूझती मानव प्रतिमा को रचनात्मक आग्रह के साथ स्वीकार किया, क्योंकि आजादी के कुछ ही दिनों में वे ये महसूस करने लगे कि आजादी के पहले की सरल दुनिया का अंत हो गया। इस परिवेश में जो मानव प्रतिमा अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्षरत थी, उसके संघर्ष को कथाकार ने अनुभव किया, क्योंकि स्वयं उसे इन सब संदर्भों से गुजरने के बाद ऐसा लगता है जैसे आज वह ठहराव आ गया, जब हमें खुद अपनी ही शक्लें अजनबी लगने लगी हैं। लगता है स्वतंत्रता के बाद पूरा युग ही हमने भोगा नहीं, वह हम पर लाद दिया गया है। ठीक है, जिस भारत में हिंदू मुस्लिम इतने प्यार से रहते थे, क्या कभी जो जिन्होंने अशफाक उल्लाह खां हैं, जब क्रांतिकारियों ने भाई भाई की तरह, महान हिंदू मुस्लिम सब ने साथ में रह के क्रांति की, साथ में रह के योजनाएं बनाई, साथ में रह के जेल गए, साथ में रह के संघर्ष किया, क्या कोई सोच सकता था कि ऐसा दिन भी आएगा कि ये तलवार लेके एक दूसरे के सिर काट देंगे? ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था ना। तो ये सब क्या है? ये ऐसा है कि ये जीना नहीं चाहते थे, बल्कि इनसे जो बदलाव आए वो लाद दिए गए से प्रतीत होने लगे, और व्यक्ति सोचने को मजबूर हो गया कि क्या इतना संघर्ष, इतनी पीड़ाएं, इतने कष्ट, क्या हमने ऐसी स्वतंत्रता के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए, इस भारत माता के लिए, या ऐसे देश के लिए, ऐसे परिवेश के लिए इतना संघर्ष किया था क्या? ये सोचने को विवश हो गया। इस सोच को व्यक्त किया उन्होंने अपनी कहानियों में। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की विभिन्न धाराओं को मोटे तौर पर इन वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये सब चीजें वो हैं जहां से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आंचलिक कहानी की धारा, फणीश्वर नाथ रेणु इसके अग्रणी कथाकार थे। ठीक है, और ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी धारा, मार्कंडे, काशीनाथ सिंह, शिवप्रसाद सिंह का वो प्रसिद्ध शिवप्रसाद सिंह, लक्ष्मी नारायण, देखिए देहाती दुनिया बार बार मुझे उपन्यास याद आ जाता है, लक्ष्मी नारायण लाल, भैरव प्रसाद गुप्त, शैलेश मटियानी, रांघे राघव, कब तक पुकारूं, मधुकर गंगाधर, मधुकर सिंह, अवध नारायण सिंह आदि इस धारा के प्रतिनिधि कथाकार हैं। समझ रहे हैं आप चीजों को?
पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आंचलिक कथाकार नहीं है, निम्न में से कौन सा कथाकार ग्रामीण जीवन से संबंधित नहीं है। मुझे पूरा प्रश्न 4 ऑप्शन तो याद नहीं है, लेकिन यह पूछा गया था कि नगरीय जीवन का कथाकार कौन सा है, तो उनमें इन ग्रामीण इनके नाम दे रखे थे और एक नाम दे रखा था उपेंद्र नाथ अश्क। ये शायद कहानी वाला टेस्ट पेपर जब हम सॉल्व कर रहे थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं चैनल पे मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है जिसमें कहानी विधा के, उपन्यास विधा के, नाटक विधा के प्रश्नों के टेस्ट पेपर बने हुए हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो उपेंद्र नाथ जो अश्क हैं वो नगरीय कथा के हैं क्योंकि इनमें उनका नाम नहीं है। अंतरराष्ट्रीयता से संबंध कहानी धारा उषा प्रियमवदा, इनकी वापसी, निर्मल वर्मा, परिंदे, विजय चौहान आदि इसके प्रमुख कथाकार हैं क्योंकि इन्होंने ये लोग सब विदेश भ्रमण वगैरह किया करते थे, तो वो सारी चीजें भी इनकी कहानियों में आ रही हैं। महानगरीय जीवन के संबंध कहानी धारा में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव की टूटना, मोहन राकेश की भी कहानी है। अभी हम एक और जिंदगी है ना, वो भी हम पढ़ेंगे चैनल पे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। भीष्म साहनी की चीफ की दावत हम पढ़ चुके हैं। अमरकांत की जिंदगी और जोक हम पढ़ चुके हैं। रमेश बख्शी, ज्ञान रंजन की कहानी पिता हमारे सिलेबस में, धर्मवीर भारती और मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है हम पढ़ चुके हैं। हरिशंकर प्रसाद, दूधनाथ सिंह आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। आप इसमें उपेंद्र नाथ अश्क लिख लीजिए और प्लीज़ पेपर से पहले आप इसको याद कर लीजिएगा। अब मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स अगर तैयार कर पाई तो ज़रूर करूँगी, लेकिन यदि मैं नहीं कर पाऊँ तो ये भी शॉर्ट नोट जैसा ही है क्योंकि मैं आपको विस्तार से पढ़ा नहीं रही, केवल बिंदु पे ही ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, आपका मुख्य बिंदुओं पे। तो आशा करती हूँ कि आप इस मेहनत को समझेंगे और एक लाइक तो ज़रूर कर देंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। नोट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे तमाम गाइड में, चाहे जहाँ से आप इनको उतार लीजिएगा। सही गलत क्या लिखा है ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि इतनी सारी गाइड तो मैंने भी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जिस प्रकार की ये ऑथेंटिक बुक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जहाँ से ये जानकारी दे रही हूँ, और मैं आपके समक्ष पीडीएफ से मेरा मतलब ये बुक या ये इसलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ ताकि देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन YouTube पे कट कॉपी पेस्ट बहुत चलता है। कहीं से कुछ भी अच्छा आप लोगों के लिए कलेक्शन करके तैयार करती हूँ और दूसरे दिन देखती हूँ कि वही चीज़, चलिए इस बारे में बात नहीं करते, छोड़िए, चलिए, है ना, औरों की और जाने। आप जैसे अच्छे पाठक वर्ग मुझे मिल जाए, आप जैसे अच्छे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चैनल से, बस इतना ही काफ़ी है। नई शुरुआत है मेरी भी और आशा करती हूँ आप सभी लोग सहयोग करेंगे। प्लेलिस्ट में आपको जो भी वीडियो पसंद आए उसे अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। बाकी लाइक कर देते हैं तो अच्छा प्रोत्साहन मिलता है आगे नए अच्छे वीडियोस लाने के लिए, और कमेंट कर दें तो सोने पे सुहागा। आइए आगे देखते हैं। ये सब आपने समझ लिया। आज की जो वीडियो है इसमें हमने समझा कि क्या कारण रहे, किस प्रकार बदलाव हुए सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, इसमें सब हमने समझ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि कौन से कथाकार किस किस धारा से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं नई कहानी, नामकरण तथा स्वरूप विकास पे। ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में पहले नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का उदय होता है, तत्पश्चात उनका नामकरण किया जाता है। ये नवीन प्रवृत्तियां या तो अपनी पूर्ववर्ती परंपरा का विकास होती हैं अथवा परंपरा के प्रति विद्रोह की प्रतिक्रिया में जन्म लेती हैं। प्रवृत्तियों का नयापन सहसा ही तत्कालीन स्थितियों में अलग दिखाई देने लगता है क्योंकि उसमें ताजापन होता है। ताजा से अभिप्राय उसमें उस नएपन से है जो अपने में जीवंतता, सामर्थ्य और अछूतापन लिए हुए है। डॉक्टर देवराज की दृष्टि में नवीनता से मतलब है ऐसे तत्वों पर गौरव जो किसी क्षेत्र में मानवता के मूल्यांकन व दृष्टि को ज्यादा बदल देने वाले सिद्ध होते हैं। नवीनता मौलिकता का एक तत्व है। वर्तमान में परिभाषा पूछी जा रही है तो डॉक्टर देवराज सिंह की ये परिभाषा आप याद कर लीजिए क्योंकि कहानियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बुक इन्होंने लिखी है। हिंदी की प्रकृति और संदर्भ या कुछ ऐसे ही करके, देखिए मैंने आपको टेस्ट पेपर में ये पढ़ाया भी है। देवराज से फिर मैंने आपको कहा भी था कि जो देवराज हैं यानी जो इंद्र है उसका नियंत्रण रहता है प्रकृति पे, तो आप ये बुक ऐसे याद कर लीजिए। तो हिंदी की प्रकृति एवं नए संदर्भ ऐसे ही करके इन्होंने बुक लिखी है। पहला उसका मुझे अच्छे से याद है, हिंदी की प्रकृति, तो उस बुक में इन्होंने इसको लिखा है क्योंकि वो हिंदी कहानी को लेके महत्वपूर्ण बुक है। तो हो सकता है ये इनका ये जो नोट है ये पूछ लिया जाए, ये पंक्तियाँ पूछ ली जाए, हाईलाइट कर लीजिएगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। नवीनता से मतलब नवीनता मौलिकता का एक तत्व होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र कहानी को नई कहानी के नाम से पुकारा गया तो निश्चय ही उसमें कुछ नयापन रहा होगा
यह नयापन ही उसे पूर्ववर्ती कहानी से अलग कर रहा होगा। नई कहानी शब्द का प्रयोग जैनेन्द्र, अज्ञे, ईलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल के बाद आने वाली पीढ़ी की कहानी के लिए किया गया है। देखिए, अज्ञे की कहानी रोज का जिक्र जरूर हुआ है, लेकिन हम पिछले पन्ने में पढ़ चुके हैं, पिछले पेज पे, कि इन्हें नए कहानीकार नहीं कहा जा सकता, पूरी तरीके से नया कहानीकार नहीं किया जा सकता, इनके बाद वाली पीढ़ी के लिए किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ये याद रखने से भी ज़्यादा समझने की चीज़ें हैं कि जब मेंस परीक्षा में आप अपनी कॉपी लिखें तो आपकी समझ होनी चाहिए। अब ये सारे नाम आपको उसमें नहीं लिखने, यदि नई कहानी से संबंधित प्रश्न आता है तो आप देवराज सिंह की ये परिभाषा ऊपर लिख दें। यदि आप MA BA का भी पेपर देने जा रहे हैं और आपके कहानी का विकास लिखा हुआ है तो वो उसमें भी आप नई कहानी से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें डॉक्टर देवराज की पहले ये परिभाषा लिखें, उसके बाद लिखें कि इनके बाद देखिए, इस एक लाइन से ही परीक्षक समझ जाएगा कि आपको कितनी गहरी समझ है अपने विषय के बारे में। तथा इस पीढ़ी का लेखन के क्षेत्र में उदय स्वातंत्रोत्तर काल में हुआ। नई कहानी के नामकरण से पहली नई कविता नाम प्रकाश में आ चुका था। नई कहानी नामकरण का जन्म का इतिहास खोजते हैं तो हम पाते हैं दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले नई कहानी परंपरा और शीर्षक कल्पना पत्रिका में प्रकाशित अपने निबंध में नई पीढ़ी की कहानियों में कुछ नयापन और मौलिकता देखकर उन पर विचार किया था। उन्हें मार्कंडेय, अमरकांत, राजेंद्र यादव, विद्यासागर नौटियाल, कमल जोशी, धर्मवीर वर्ती की कहानियों में नएपन और प्रगति के कुछ चिन्ह नजर आए थे, लेकिन दुष्यंत कुमार अपने लेख में नामकरण की सार्थकता के विषय में किसी प्रकार का तर्क संगत विवेचन नहीं कर पाए। सबसे पहले इस चीज को किसने ध्यान दिया? दुष्यंत कुमार। इनकी गजलें काफी प्रसिद्ध हैं और इनकी वो एक है ना कि तेरे सीने में या मेरे सीने में आग जलनी चाहिए, है ना, और एक वो भी है कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। तो वही वाले जो दुष्यंत कुमार जी हैं, उन्होंने कल्पना पत्रिका में उनका लेख प्रकाशित हुआ था, नई कहानी परंपरा और शीर्षक। सबसे पहले नई कहानी नाम उन्होंने ही दिया था, लेकिन उनमें विशेष स्तर के संबंध में नहीं दे पाए थे। नई कहानी के नामकरण की आवश्यकता का प्रश्न सर्वप्रथम डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने लेख आज की हिंदी कहानी में उठाया और पूरे बल के साथ इस नाम का समर्थन किया। इस नाम को कहानी के साथ जोड़ने का श्रेय डॉक्टर नामवीर सिंह को ही जाता है। उन्होंने नई कविता के संदर्भ में नई कहानी के नामकरण का प्रश्न उठाते हुए कहा, नोट करते हैं इसको, मेरे मन में यह सवाल उठता है कि नई कविता की तरह नई कहानी नाम की कोई चीज है क्या? इसके आगे वे कहते हैं कि नई कहानी नाम से कोई आंदोलन अभी तक नहीं चला है। इससे क्या समझा जाए? यह कि कहानी में कुछ नयापन आया ही नहीं, कि कहानी में जो नयापन आया वह कविता की अपेक्षा बहुत कम है। तो वो कहते हैं कि नई कहानी नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो परिवर्तन आया है वो उस परिवर्तन से कम नहीं है जो कविता के क्षेत्र में आया है। क्या आप कहना चाहते हो? उन्होंने प्रश्न किया लोगों से कि आपको लगता है कि स्वतंत्र पूर्व से प्रेमचंद युग में जिस तरीके की कहानियां लिखी जा रही थी वो अभी भी लिखी जा रही हैं? क्या बदलते समाज में जो कहानी लिखी जा रही है, बदलते जीवन मूल्यों को लेकर, आधुनिक युग बोध को लेकर, क्या आपको नहीं लगता कि उसका नाम नई कहानी होना चाहिए? इस प्रकार विभिन्न तर्कों के माध्यम से नामवर सिंह ने इसकी सार्थकता सिद्ध करी। और श्रेय किसको देंगे हम? डॉक्टर नामवीर सिंह को। प्रथम बार भले ही दुष्यंत कुमार ने दिया हो, लेकिन देखिए नामवर सिंह का आलोचना के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है, और इसीलिए है क्योंकि ये लोग कुछ अलग सोच पाते हैं और अलग कर पाते हैं। जैसे कि सभी लोग नेट तो बहुत लोग कर लेते हैं, है ना, सब नहीं कर पाते लेकिन बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन GRF किसी किसी का ही होता है। 4 बार नेट करने पर भी GRF नहीं निकलता तो प्रश्न आता है कि नेट GRF करना चाहते हैं, GRF सब करना चाहते हैं, लेकिन गद्य विधाओं को विस्तार से कोई नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि जो लोग नेट कर चुके हैं, GRF जिनका नहीं निकल रहा है, तो जो कमी रह गई है उसको दूर करने का प्रयास करूंगी मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से। मैं वही कर रही हूँ, मैं आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ा रही हूँ। अब आप लोग कितना ग्रहण कर पाते हो ये आप पे निर्भर करता है। आगे देखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि डॉक्टर नामवर सिंह को नई कहानी नाम की आवश्यकता तो अनुभव हुई और अपने लेख में नामकरण का प्रश्न उठाते हुए कहानी के परिवर्तित रूप की चर्चा की तथा उन्हें नई कहानी में कथा का हास क्या क्या था। अब देखिए नई कहानी की विशेषता ऐसी देख लीजिए नामवर के अनुसार। कथा का हास यानी विशेषता कोई कहानी नहीं है, कथा का हास, शिल्प के नए प्रयोग, साभिप्राय घटना प्रसंग तथा मंजी हुई भाषा दिखाई देती है। कथा का हास, टूटना में कोई कथा है क्या? आपको लगता है टूटना में कोई कथा है? बल्कि ऐसा लगता है अरे सामान्य जीवन में ये पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते रहते हैं वही तो हैं।
किंतु नई कहानी के विषय में नामवर सिंह के विचार समय समय पर विकसित होते रहे। वे कभी सांकेतिकता को या कभी सूक्ष्म वातावरण को या संगीतात्मकता को या कथा विन्यास को या वास्तव में विविध आयामों को या नवीन दृष्टि को नई कहानी का आधार मानकर उसका मूल्यांकन करते रहे। उन्होंने एक विचित्र बात यह भी कही है कि कहानी की चर्चा में अनायास ही नई कहानी शब्द चल पड़ा है और सुविधानुसार इसका प्रयोग कहानीकारों ने भी किया और आलोचकों ने भी, किंतु उनका अनायास वाला कथन इसलिए सत्य प्रतीत नहीं होता कि नामकरण की आवश्यकता सबसे पहले उन्होंने ही महसूस की थी और उन्होंने ही यह नाम दिया था। ठीक है। अब देखिए नामवर सिंह की विशेषता रहती है, प्रश्न पूछा हुआ है नेट परीक्षा में तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार नामवर सिंह कहते हैं कि नई कहानी अनायास ही आ गई, और जबकि पूर्व में नई कहानी का नाम क्यों दिया जाना चाहिए इस पे उन्होंने विस्तार से लिखा है। ठीक है, नई कहानी नामकरण के साथ एक और प्रश्न जुड़ा है कि क्या नई कहानी का नामकरण नई कविता के अनुकरण पर किया गया है। राजेंद्र यादव तो यह भी स्वीकार नहीं करते कि नई कविता नई कहानी से पहले एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उनके अनुसार छायावादी युग से ही कविता को नई तरह की कविता कहा जाता रहा है। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1950 से मानकर उसे नई कविता के आंदोलन से पृथक रखने के पक्ष में है। नई कविता आंदोलन तब तक अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर एक निश्चित रूप और अर्थ ग्रहण कर चुका था। यानी नई कविताएं तो नई तरीके की कविताएं लिखी जा रही थी, लेकिन कहानी बाद में नई। देखते हैं पीछे क्या छूट गया। पर मोहन राकेश का यह कथन राजेंद्र यादव के कथन से मेल नहीं खाता, किंतु कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन को नई कविता के समानांतर मानते हुए कहते हैं इसी समय कविता का आंदोलन आता है। उसकी चेतना के अभ्रुद्र स्रोतों को खोखले के प्रति और लगभग उसी के आसपास की नई कहानी एक गतिवान प्रक्रिया को जन्म देती है और जीवन को झेलने वाले केंद्रीय पात्रों की ओर अभिमुख होती है। अब देखिए ये मेरी समझ में भी ये सही है, क्योंकि जब नयापन आएगा या नई दृष्टिबोध होगा, नए परिवर्तन समाज में होंगे, तो वो कहानी और कविता दोनों को एक साथ ही प्रभावित करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कविताओं में नयापन आ जाएगा और कहानी में नहीं बाद में आएगा। उपयुक्त तीनों ही कथाकार नई कविता के प्रभाव से मुक्त मानते हुए उसे एक स्वतंत्र स्थापित आंदोलन के रूप में स्वीकार करते हैं। यह एक संयोग है कि नई कविता नाम भी शायद 1953 के नए पत्ते में प्रकाशित रेडियो परिसंवाद में अज्ञे द्वारा दिया गया था। शायद शब्द लिखा गया है, क्योंकि नई कहानी से जब नई कविता की जब बात करते हैं ना तो 1954 की हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कभी अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो नए पत्ते में प्रकाशित एक रेडियो परिसंवाद प्रकाशित हुआ था नए पत्ते नामक पत्रिका में, तो उसमें उन्होंने शायद यह नाम दिया था, शायद शब्द लिखा हुआ है। यह तो निश्चित है कि नई कविता का नामकरण नई कहानी से पूर्व ही हो चुका था। अतः देखिए जो लिखी जा रही थी ना, जो पद्य जो लिखा जा रहा था उसमें नई कविता पहले नाम दे दिया गया और गद्य को नई कहानी नाम बाद में दिया गया। यदि नई कहानी का नामकरण नई कविता के अनुकरण पर हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इस अनुकरण से नई कहानी की महत्ता कम नहीं हो जाती। मुख्य बिंदु तो नवीनता को लेकर है, जो नई कहानी के क्षेत्र में निश्चित रूप से आई और जिसे डॉक्टर नामवीर सिंह ने भी स्वीकार किया। इतना ही नहीं, नई कहानी शीघ्र ही एक रचनात्मक विधा के रूप में स्थापित हो गई तो धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर व्यास सक्सेना जैसे प्रतिष्ठित कवि नई कहानी लेखन की ओर उन्मुख हुए। इससे नई कहानी की शक्ति का प्रमाण मिलता है। किंतु कुछ ऐसे विचारक आलोचक थे जो नई कहानी का ही विरोध कर रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख थे शिवदान सिंह चौहान, जिन्होंने लिखा, जब नामवर सिंह नई कहानी का फलसफा गढ़ने के लिए अल्बेयर, कामू, सात्र और शायद ग्राहम ग्रीन के दरवाजे पर सजदे कर रहे थे, तब यह साबित करने के लिए कि नई कहानी कथानक, वस्तु, चरित्र चित्रण जैसे पुराने दकियानूसी नासिर को छोड़कर नई कहानी की अलग विशेषताएं बता रहे थे। इतना ही नहीं, शिवदान सिंह चौहान को तो यह भी लगा कि जो कहानियां उन दिनों उन्हें पसंद आई वे बदकिस्मती से कहानियां थी, नई कहानी जैसी अधकचरी, बचकानी और बोर। अब देखिए शिवदान सिंह चौहान का यह दृष्टिकोण दुराग्रह भरा लगता है, क्योंकि यदि उन्होंने डॉक्टर नामवीर सिंह के साथ ही कहानियां पढ़ी थी तो चीफ की दावत, भीष्म सहानी, जिंदगी और जोंक, अमरकांत, हंसा जाई अकेला मार्कंडे, दादी माँ शिव प्रसाद सिंह, राजा नरवंशिया कमलेश्वर, मलबे का मालिक मोहन राकेश आदि ऐसी अनेक कहानियां आई जो कथ्य शिल्प और अभिव्यक्ति सभी दृष्टियों से ताजा और नई थी। ठीक है,
तो उनका दुराग्रह, अब किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में हर कोई अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन अंत में हिंदी साहित्य का स्टूडेंट होने के कारण हमें मानना उसी को चाहिए जो थोड़ा उदारवादी विचार हो, जो सच के करीब हो। और ये जो जितनी भी इसमें नई कहानियाँ जो भी हैं, जितनी भी दी है, अधिकतर हमारे चैनल पे, अपने चैनल पे उपलब्ध हैं। हम लोग इनको पढ़ चुके हैं और जो एक आध रह गई हैं वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, आगे हमें अब पढ़ना भी है परीक्षा में पास होने के लिए, और फिर ये सब चीज़ें पढ़ानी भी। भाई नेट की तैयारी आप कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो फिर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों तैयारी कर रहे हो? भाई आपको कक्षा में खड़े होकर पढ़ाना है ना, तो इन सब चीज़ों को आज ही विस्तार से जान लेते हैं ना, ताकि परीक्षा में जब कोई कक्षा में कोई बच्चा सवाल पूछे तो हम विस्तार से उसका उत्तर दे पाएँ, ठीक है ना। अच्छा रहेगा, अभी पढ़ लेते हैं, आइए आगे देखते हैं। ओहो, वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, है ना, मैं इतना खो गई कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। बाकी मेरी पढ़ने की स्पीड तो काफ़ी अच्छी है ना, मतलब कि सुनाने की, जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ मैं। खैर वीडियो लंबा हो गया तो क्या, पढ़ना तो है ही। श्रीकांत वर्मा ने नई कहानी को आत्मछल से उत्पन्न विधा कहा, क्योंकि नई कहानी में अपने नए कहानी की आवश्यकता से अधिक शोर मचाया। उनकी दृष्टि में तो हिंदी कहानी सयानी हो रही है, ना कि यह कि हिंदी कहानी नई हो गई है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि नई कहानी का जब तक नामकरण नहीं हुआ था तब तक बढ़ी, सन 1956-57 तक, जब तक नई कहानी का नाम नहीं था वह तमाम मार्ग ढूंढ रही थी। जब नाम उसके साथ जुड़ गया तो वह रुक गई। किंतु श्रीकांत वर्मा एक कसौटी देते हैं, जीवन दृष्टि वह चीज है जो चीजों के अर्थ बदल देती है। यदि इस कसौटी पर स्वतंत्र कहानी को परखें तो पाएंगे कि नई कहानी वास्तव में जीवन दृष्टि से संपन्न थी, वह चीजों को नए अर्थ दे रही थी। यानी ऐसा नहीं है कि घटना का वर्णन हो, बल्कि नए अर्थ वह जीवन को दे रही थी। नई कहानी के नामकरण संबंधी विवाद में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, विनय मोहन शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, ईला चंद्र जोशी, अमृत राय कहानी के नए विश्लेषण से सहमत नहीं होते, क्योंकि साहित्य चिर पुरातन होते हुए भी चिरनवीन रहता है, वह गतिशील है और परिवर्तनशील, अतः नया तो होगा ही। यानी उनको लगता है, देखिए, आदिकाल के बाद भक्ति काल नया था, और भक्ति काल के बाद रीति काल नया था, और रीति काल के बाद आधुनिक काल नया था। और हमारे लिए 1850 में को भी हम आधुनिक काल के नाम से हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम लोगों की बात की जाए तो हमारे लिए तो ये 2020 नया है। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य है कि गतिशील है समय और परिवर्तनशील, अतः नया तो हो गई। किंतु नई कहानी के नामकरण के विरोध का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि नई कहानी एक सशक्त विधा के रूप में स्थापित हुई और नई कहानी आंदोलन पूरी प्रखरता के साथ कहानी क्षितिज पर उद्भाषित हुआ। नई कहानी के नामकरण को लेकर जितना विवाद हुआ, उतनी ही व्यापक चर्चा इस परिभाषा को लेकर हुई। निर्मल वर्मा के अनुसार नई कहानी अपने में एक विरोधाभास है। उस समय तक वह कहानी नहीं है जैसा कि आज तक हम उसे समझते आए। वे नई कहानी का नएपन के साथ कोई तालमेल स्वीकार नहीं करते। इतना ही नहीं, जब संतरास के संदर्भ में बात करते हैं तो कहते हैं संतरास की स्थिति में अगर नई कहानी कुछ हो सकती है तो सिर्फ अंधेरे की चीख, मदद मांगने के लिए नहीं, मदद की हर संभावना, हर गिलगिले समझौते को जुटलाने के लिए। निर्मल वर्मा के इस कथन का अर्थ है कि नई कहानी आंतरिक वेदना में पकी है और वह इस वेदना में ही लीन रहना चाहती है, अर्थात वर्तमान नई कहानी में वेदना, निराशा और कुंठा का चित्रण हुआ है। जितनी भी नई कहानियां, आधुनिक युग की कहानी हमने चैनल पे पढ़ी है, सभी में यह देखने को मिलता है। निर्मल वर्मा की यह परिभाषा नई कहानी के निराशाजनक स्वरूप को प्रस्तुत करती है। डॉक्टर नामवीर सिंह तो निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कहानी मानते हैं। और परिंदे हमारे सिलेबस में नेट परीक्षा के में लगी हुई है, चैनल पे उपलब्ध है, पढ़ लीजिएगा। क्या है उसमें? वेदना ही तो है, निराशा ही तो है, कुंठा ही तो है। जितनी भी कहानियां हैं उनमें कहीं ना कहीं यही तो है। चाहे वापसी की बात करें, टूटना की बात करें, या बादलों के घेरे की बात करें तो भी निराशा है, वेदना है। या फिर बात करें हम जिंदगी और जोक की, यही वेदना, यही कुंठा, यही निराशा तो आधुनिक कहानियों का मूल प्रतिपाद्य है। मोहन राकेश का मानना है कि माध्यम के रूप में कहानी की, और अब देखिए ये याद कर लीजिएगा कि निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को डॉक्टर नामवीर सिंह ने प्रथम कहानी माना है। अब ये इस पूरे इसमें अलग अलग लेखकों के अलग अलग विचार हैं नई कहानी से संबंधित। बाकी जो मुख्य चीज आपको समझाने की थी, हाँ, वो आपको समझ में आ चुकी है, तो हम इस सबको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब चीफ की दावत, भीष्म साहनी का श्यामनाथ एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, किंतु कहानी उसकी मध्यम वर्गीय मानसिकता, माँ के प्रति दृष्टिकोण, अपने साहब को प्रसन्न करने की इच्छा,
घर की सभी कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश आदि को एक साथ कुशलता से चित्रित करती है। अतः यही नई कहानी है। कुल मिला के नई कहानी क्या है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यदि ये छोड़ देते हैं, चलो ये वाला पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे से आप लोगों की दृष्टिकोण विकसित हो हिंदी साहित्य को लेकर। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन किंतु यह निश्चय है कि नई कहानी आंदोलन बहुत संभावनाओं के साथ प्रारंभ हुआ था। लोगों में तब उत्साह भी बहुत था। जैसा कि मधुकर गंगाधर ने कहा है, नई कहानी जब से चली यानी 1950 से 60 के दरमियान तो कहानी की बड़ी चर्चा थी, बड़ी उमंग से लोग इसकी चर्चा करते थे, समारोह होते थे, गोष्ठियां होती थी और जीवंत साहित्य रचा जा रहा था। नई कहानी आंदोलन कितना तीव्र और गुणवत्ता की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण था, इसका अनुभव मधुकर गंगाधर के इन शब्दों से लगाया जाता है। देखिए, ये देख लीजिए, नई कहानी का समय 50 से 60 का समय है। यानी एक पत्रिका के भीतर एक संपादक ने, भैरव प्रसाद गुप्त ने 54 से लेकर 58-59 तक लेखकों को समेटा। लीजिए साहित्यकारों के नाम गिनिए: मार्कंडेय, कमलेश्वर, मधुकर गंगाधर, अमरकांत, शेखर जोशी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, फणीश्वर नाथ रेणु, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। इन तमाम लोगों की कहानियां इस दरमियान आई। आप दुनिया के किसी लिटरेचर में नहीं देखेंगे कि महज 4-5 वर्षों के भीतर किसी भी विधा का, चाहे कहानी हो, कविता, इतना सीधा अपर ग्राफ उठा हो जितना कि हिंदी कहानी का ग्राफ। यानी एकदम से कहानी में जो बदलाव आया वो इतना नया था, मतलब इतनी जल्दी इतने कम समय में इतना व्यापक बदलाव नहीं आ सकता जितना नई कहानी की विकास धारा में हुआ। जैसा कि पूर्व परिस्थितियों को हम क्योंकि पढ़ चुके हैं तो ये बदलाव क्यों आया यह भी हम समझ सकते हैं इतनी जल्दी। तो कहानी का क्या टाइम पीरियड मानेंगे हम नई कहानी का? 50 से 60 के। अब देखिए, इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ कभी कभी 55 से 65 तक भी, इतना तो चलता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लगभग आप माने तो इसी समय की जो कहानियां हुई हैं उन्हीं को नई कहानी के नाम से हम अभिहित करते हैं। अब नई कहानी कौन कौन सी हैं इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि हम नई कहानी के उभार पर विचार करें तो पाएंगे कि मधुकर गंगाधर का उक्त कथन सर्वथा सत्य है। 1954 में कहानी तथा कल्पना पत्रिकाओं में सौदा मोहन राकेश की, रिश्ते निर्मल वर्मा, आत्मा की आवाज कमलेश्वर, नए बादल मोहन राकेश आदि महत्वपूर्ण कहानियां छपी। 55 में तो नई कहानी का स्वरूप और भी स्पष्ट हो जाता था। श्रीपत राय ने आश्वस्त होकर लिखा था, 1.5 वर्ष की अवधि में कहानी ने चरितार्थ कर दिया कि हिंदी में गतिरोध की बात करना नितांत भ्रामक है। इस वर्ष प्रकाशित कहानियों में गदल, रांगी राघव, कस्बे का आदमी कमलेश्वर, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, साबुन मार्कंडेय, मवाली मोहन राकेश, रसप्रिया रेणु, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती, एक कमजोर लड़की की कहानी राजेंद्र यादव, छुट्टियां राम कुमार आदि हैं। 56 के कहानी के नववर्षांक के अधिकांश लेखक नए। इस अंक की कहानियों में हिंदी की उपलब्धि कहानियां हैं: डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर, मलबे का मालिक मोहन राकेश, चीफ की दावत भीष्म सहानी, हंसा जाई अकेला मार्कंडेय। इसी वर्ष बंदा महाराज शिव प्रसाद सिंह, मैं हार गई मनु भंडारी, मंदी मोहन राकेश आदि कहानियां छपी और ये सब कहानियां हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। समय समय पर परीक्षाओं में ये कहानियां और इनके राइटर पूछे जाते हैं कि कौन सी कहानी के कौन से राइटर हैं, विशेषतः टीजीटी पीजीटी में, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी समय संकेत, निकष, हंत आदि साहित्यिक संकलन भी निकले जिनमें जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, परिंदे निर्मल वर्मा, बदबू शेखर जोशी, डार से बिछड़ी कृष्णा सोबती, आद्रा मोहन राकेश जैसी प्रसिद्ध कहानियां छपी। और संकेत, ठीक है, इसके बारे में हम हमारा जो टेस्ट पेपर है, कहानी वाला टेस्ट पेपर, उसमें इसके विषय में पढ़ चुके हैं कि राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, कृष्णा सोबती, ये नई कहानियां किस में छपती थी? तो संकेत नामक पत्रिका में छपती थी। आज इसको विस्तार से पढ़ लिया, बाकी शॉर्ट में इसको हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं अपने टेस्ट पेपर में। कहानी देखिए, एक पत्रिका थी। कहानी के नववर्षांक 1956 में डॉक्टर नामवीर सिंह ने अपने लेख आज की हिंदी कहानी में नई कहानी का प्रश्न उठाया और यहीं से उसकी चर्चा प्रारंभ हुई। 1957 में इन कहानीकारों के संग्रह भी निकले, किंतु नई कहानी को लेकर कथाकारों में परस्पर ग्राम कथा बनाम शहरी कथा का झगड़ा प्रारंभ हो गया। तथापि कहानियों के विकास गति वैसी ही तीव्र बनी रही।
इसी वर्ष दिसंबर में प्रयाग में एक साहित्यकार सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें नई पुरानी पीढ़ियों के लेखकों ने भाग लिया। कहानी गोष्ठी में मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई ने अपने कहानी संबंधी लेख पढ़े जिनमें नई कहानी की महत्ता का प्रतिपादन था। धीरे धीरे नई कहानी प्रतिष्ठापित हो गई। नामवर सिंह ने नई कहानी सफलता और सार्थकता लेख लिखा। 1959 में कहानी में आज की हिंदी कहानी शीर्षक से एक स्तंभ प्रारंभ हुआ जिसमें मार्कंडेय, अश्क, शिव प्रसाद सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल, नामवर सिंह वर्मा, ऋषिकेश, प्रकाश चंद्र गुप्त ने नई कहानी की उपलब्धियों पर चर्चा की। कहानी तथा कल्पना के अतिरिक्त लहर और ज्ञानोदय पत्रिकाओं में भी नई कहानियां छपी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन कौन सी कहानी पत्रिका प्रमुख है? कल्पना, लहर और ज्ञानोदय पत्रिकाएं प्रसिद्ध है। 1960 के वर्ष हिंदी कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानियां तथा चंद्रगुप्त विद्यालंकार के संबंध में सारिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ये पत्रिकाएं थी नई कहानियां और सारिका। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की जो ये है पूछी हुई है, इसके सारिका के संपादक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी भी पूछी हुई है। नई कहानी पत्रिका में हाशिए पर स्तंभ में डॉक्टर नाम सिंह नई कहानी इसके नएपन को विश्लेषित करते थे। आंचलिकता को लेकर सारिका ने भी एक परिचर्चा आयोजित की। इन पत्रिकाओं में अच्छी कहानियों के साथ कहानी संबंधी चर्चा खूब छपती थी। दिसंबर 1962 में सारिका ने नवलेखन अंक निकाला जिसमें और भी नई पीढ़ी के कहानीकारों की कहानियां थी। राजकमल चौधरी, विजय मोहन सिंह, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, प्रयाग शुक्ल जैसे नए लोग सामने आए। हिंदी कहानी में फिर बदलाव अनुभव किए जाने लगा। यही वह समय जब नई कहानी आंदोलन का अवसान होने लगा था। भैरव प्रसाद गुप्त ने संकेत दिया कि 1962 में नई कहानी आंदोलन बिखर गया था, यानी कि अब एक नई कहानी से भी आगे की कहानी की भूमिका यहाँ बन गई है जिसको कि हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। और वो कहानी कौन सी है? अकहानी। ठीक है, इसी प्रकार नई कहानी से अकहानी पर पहुंचेंगे। अकहानी के बाद हम पढ़ेंगे किसको? सचेतन कहानी को। और सचेतन कहानी के बाद हम पढ़ेंगे सहज कहानी को। सहज कहानी के बाद पढ़ेंगे समांतर कहानी और समांतर कहानी के बाद हम पढ़ेंगे जनवादी कहानी। इसी प्रकार आपको इस गद्य की आपकी जो कहानी विधा बहुत अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी आपकी परीक्षा के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। वैसे बहुत कम ही लोग होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना, क्योंकि सब लोगों को तो शॉर्ट नोट्स चाहिए। चलिए, पर ठीक है, जितने भी लोग देखें, अगर आपको लाभान्वित हो जाता है एक भी विद्यार्थी के सिलेक्शन में कोई भूमिका ये वीडियो अदा कर पाता है तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।